गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि हमारी बिहाइव बुक में से है। बच्चों, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है एक ऐसी गर्ल के बारे में, एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि साउंड को सुनती थी बिना उसे सुने। आपको ये बात अजीब लग रही है? मतलब एक ऐसी गर्ल के बारे में जो सुन नहीं सकती थी और वो क्या करती थी, एक बहुत बड़ी परक्यूशनिस्ट थी। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा इसमें हम किस बारे में बता रहे हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बात बताना चाहूँगी कि जो परमात्मा है उसने उसकी सुनने की शक्ति जो ली है और बदले में उसे कुछ अलग दिया है, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है और इतना ज़्यादा महसूस करती है कि जो हम लोग सुनकर भी महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए वो संगीत को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस कर सकती है, इतनी सुंदरता से जाहिर कर सकती है। अब ये जिस बारे में कहा जा रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी दे रखा है फॉलोइंग अकाउंट उसे पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि लड़ी है, किसके अगेंस्ट लड़ी है? अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के टूवर्ड्स। मतलब शारीरिक रूप से उसे परमात्मा ने जब जन्म दिया उसमें कुछ कमियां थी, शरीर में कुछ कमियां थी, और उस शारीरिक कमियों से भी लड़ते हुए उसने अपने जीवन को एक सफल कहानी में बदल दिया। खचाखच भरी भीड़ में, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में थी, एक छोटी सी लड़की जो कि 17 साल से भी कम लग रही थी, नर्वस खड़ी हुई थी। उसे सुनाई दे रही थी वाइब्रेशंस एक ट्रेन की जो कि वहाँ पास आ रही थी। ये उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में, जो कि म्यूज़िक की एकेडमी थी। और कहाँ थी ये? लंदन में। और बहुत ही भयानक उसे महसूस हो रहा था क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की है और वो स्कॉटिश फॉर्म से आई है। और कहाँ आई है? वो लंदन में। पर क्योंकि वो एक उभरता हुआ म्यूजिशियन है, उसने एक बिगर चैलेंज एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से बहरी है, सुन नहीं सकती। एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे गई है। उसकी मदर को याद है कि कब उसने नोटिस किया कि जब 8 साल की एवलिन वेट कर रही थी पियानो को बजाने के लिए, उन्होंने उसका नाम लिया और वो बिल्कुल भी हिली नहीं। तभी उन्होंने ये अनुमान लगाया, महसूस किया कि वो सुन नहीं सकती। इज़ाबेल ग्लेनी ने ये कहा, जो कि मदर है। कुछ समय तक एवलिन ने मैनेज किया कि वो अपनी इस डेफनेस को, अपने ना सुनने की शक्ति को सबसे छुपा के रखेगी। पर अब जो समय था, जो उसके मार्क्स थे, जो उसके नंबर आ रहे थे, क्योंकि उसने छुपा कर रखा था कि उसे सुनाई नहीं देता, तो उसके मार्क्स पर असर पड़ रहा था और उसके मार्क्स दिन ब दिन कम हो रहे थे। जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं या टीचर कुछ पूछते हैं, कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, तो उस बच्चे की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत कम हो रही थी। और उसकी जो एडमिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस, उन्होंने सलाह दी उसके पेरेंट्स को कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं।
तब ये पता लगा कि जो उसके सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे गायब हो गई है। और क्यों गई है? क्योंकि उसकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने से उसके सुनने की शक्ति पर असर हुआ है। उन्हें सलाह दी गई कि उसके कुछ ना कुछ हेयरिंग एड्स लगवा दी जाए कानों में, और ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो स्पेशली डीफ लोगों के लिए होता है। ऐसा सुनते ही सब कुछ जैसे अंधकार में हो गया हो, मतलब किसी को पता लगे कि मैं नहीं पढ़ सकता इस स्कूल में और मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर डिसेबल लोग पढ़ते हैं, तो एकदम झटका सा तो लगता ही है, सदमा। पर एवलिन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने पूरा निश्चय कर लिया था कि वो एक आम जिंदगी जिएगी। उसने अपना म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट था उसको परस्यू किया, उसको जारी रखा। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही थी, और तो उसने निर्णय किया कि वो भी बजाना चाहती है। उसके जो टीचर्स हैं उन्होंने मना किया, अरे तुम कैसे बजाओगी? पर जो परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉब्स, परक्यूशनिस्ट वो होते हैं जो कि तबला बजाने वाले, या फिर किसी चीज़ को जब पीटा जाता है और फिर जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसे बोलते हैं परक्यूशनिस्ट, मतलब कि परक्यूजन पर बजाना पड़ता है। तबला हो गया, ढोलक हो गया, ड्रम हो गया, उनको ठोकना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब आवाज़ आती है। तो जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉबस, उन्होंने पता लगाया उसकी इस पोटेंशियल का कि देखो कितनी एबल है गर्ल, सुन नहीं सकती फिर भी बजाना चाहती है। उसने शुरू किया उसको 2 बड़े बड़े ड्रम देकर अलग अलग नोट्स जो होता है, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है कि जिन 2 अलग अलग ड्रम दिए जिनमें से अलग अलग आवाज़ें आती थी जब उन्हें बजाया जाता था। तुम अपने कानों से मत सुनो, उन्होंने यही कहा होगा, तुम इसको कुछ और तरीके से महसूस करो। एवलिन से कहा, तभी मैंने महसूस किया कि मैं जो ऊंचे वाले ड्रम से आवाज़ आ रही थी वो मुझे मेरी कमर तक महसूस हो रही थी, और जो छोटे वाले, मतलब कि जो ऊपर वाले ड्रम से आवाज़ आ रही थी वो मुझे कमर के ऊपरली हिस्से से महसूस हो रही थी, और जो ड्रम छोटा था उसकी आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी कमर के निचले हिस्से से। यहाँ पर जो लड़की है वो सुन नहीं सकती है, तो उसे आवाज़ महसूस करनी है, तो महसूस कर रही है, तो उसे महसूस हुआ है। तो उसे पता लगा एवलिन को कि वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स से धुन को महसूस कर सकती है। मैंने सीखा अपने दिमाग को और विविड बनाया कि मैं अपनी बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन से, कंपन से महसूस करवा पाऊँ कि ये इस तरह का म्यूज़िक है, संगीत है। और बाकी जो मेहनत लगनी थी वो तो लगनी थी निश्चय से, दृढ़ निश्चय से और कड़ी मेहनत से। उस क्षण के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लड़की यूनाइटेड किंगडम भी गई अपने यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ। जब वो 16 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लेगी, और उसने ऑडिशन भी दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। वहाँ पर उसे उस म्यूज़िक में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स, हिस्ट्री का मतलब है म्यूज़िक, उस एकेडमी की हिस्ट्री, मतलब पहली बारी ही ऐसा हुआ था कि किसी डेफ गर्ल ने इतने ज़्यादा नंबर गेन किए हों म्यूज़िक का जो कॉन्टेस्ट था। और उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप में लोगों के साथ मिलकर बजाना, और सोलो में मतलब अकेले में। अब ग्रुप की बजाय उसने अकेले परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी। 3 साल के कोर्स के बाद उसे हक जमा लिया बड़े बड़े अवार्ड्स पर, और ये सब था। एवलिन ने एक्सेप्ट किया कि ये कोई महान काम नहीं है। अगर तुम मेहनत करो और तुम्हें पता हो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम वहाँ ज़रूर पहुँचोगे।
और वो बिल्कुल सही, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गई, संसार के सबसे ऊंचाई पर। मल्टी परक्यूशनिस्ट का अवार्ड मिला, ऐसी कोई परक्यूजन नहीं थी जो वो नहीं बजा सकती थी। मन को मोहने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और वेरी बिजी स्केड्यूल के दौरान भी वो अपने आप को म्यूज़िक से संबंध बनाकर ही रखती थी। एक ये बहुत ही इंट्रिग्यूइंग कि एवलिन जो थी वो बिना सुने किस तरह से एफर्टलेसली परफॉर्मेंस दे सकती थी। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के बाद उसने एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो उसने मिस ना किया हो। Men with bushy beards give me trouble। इंसान जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है मुझे बहुत ट्रबल देते हैं। वो हंसी। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। अब ये गई तो लंदन में थी पर ये स्कॉटिश फॉर्म की थी, मतलब स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, तो इनकी बातचीत में स्कॉटलैंड का असर दिखता था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी भाषा बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी अच्छे से, उसने कहा। और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ कहाँ से सीखी, किस तरह से उसने मैनेज किया अपने आप को फ्रेंच और जापानीज़ सीखने में। म्यूज़िक के लिए अगर उससे पूछा जाए तो वो क्या बोलती थी कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मेरे शरीर के हर हिस्से में ये फैलता है, मेरी रगों में दौड़ता है, मेरी जो स्किन है उसमें ये टिंगल करता है, मेरे जो गाल हैं, इवन मेरे जो बाल हैं उनमें भी ये मेरा संगीत दौड़ता है, मैं महसूस करती हूँ। जब वो जाइलोफोन बजाती थी, जाइलोफोन आप देख रहे हैं ये 2 स्टिक्स हैं और यहाँ पर इसको बजाना होता है, इसे हम परक्यूजन भी बोलते हैं। एक्स फॉर जाइलोफोन छोटे बच्चों की बुक्स में आप अपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से झुक कर रहना पड़ता है और इन स्टिक्स को उंगलियों की टिप्स से पकड़ना पड़ता है, ड्रम के आगे लीन करके झुक कर उस वाइब्रेशंस को महसूस करना पड़ता है अपनी बॉडी पर। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, वुडन प्लेटफॉर्म होता है और जूते उतार कर जाना पड़ता है वहाँ पर। ताकि मैं क्यों उतारती हूँ जूते, ताकि मैं उन वाइब्रेशंस को अपने शरीर से महसूस कर सकूँ। आपने भी देखा होगा जब म्यूज़िक बजता है एक कंपकंपी सी होती है, तो ये जो गर्ल थी एवलिन ग्लेनी, ये स्टेज पर जूते उतार कर जाती थी ताकि म्यूज़िक को ये फील कर सके अपने बेयर फीट से एंड अप हर लेग्स, और लेग्स के ऊपरी हिस्सों तक भी। इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था कि एवलिन जो थी वो अपनी ऑडियंस को भी खुश रखती थी। 1991 में इन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का अवार्ड जीता था। मास्टर परक्यूशनिस्ट जो जेम्स ब्लैड्स हैं, उन्होंने कहा कि भगवान ने इसकी सुनने की शक्ति ले ली है परंतु उसे कुछ ऐसा वापस दिया है जो कि असाधारण है। जो हम सुनते हैं वो वह फील करती है, जो हम सुनते हैं वो यह फील करती है और बहुत ज़्यादा इतने अच्छे से फील करती है कि इतने अच्छे से हम लोग भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये संगीत को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है, जाहिर कर सकती है। एवलिन ने इस बात को कन्फेस किया, अपनी गलती को माना कि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक का मतलब होता है जो व्यक्ति काम के बिना नहीं रह सकता। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आदी हो चुकी हूँ मैं, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, पर जो मुझे इनाम मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा महान हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने कंसर्ट्स के अलावा जैसे कि शोज़ होते हैं उसके अलावा एवलिन जो है वो फ्री में भी कंसर्ट देती है। कहाँ? प्रिजन्स में, जेलों में और अस्पतालों में। और उसकी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है वो क्या है कि वो नौजवान जो म्यूजिशियंस हैं उनको सिखाए। एंड रिचलिन जो है बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेल, ये एक संस्था है
वहाँ के लोग क्या कहते हैं एवलिन के बारे में, ये एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए। वो देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर डीफ चिल्ड्रन नहीं पहुँच सकते। तो एवलिन ग्लेनी खुद डीफ होते हुए भी क्या कर है, वो एक परक्यूशनिस्ट है, बहुत अच्छे से परक्यूजन को प्ले करती है, संगीत को बजाती है। एवलिन ग्लेनी ने अकम्पलिश्ड किया है, पा लिया है वो चीज़, वो स्थान पा लिया है जो कि उसकी उम्र के लोगों के उसकी उम्र के दुगने लोग भी नहीं पा सकते। उन्होंने परक्यूजन को ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे ला दिया है, डेमोस्ट्रेट किया है कि वो भी मूव हो सकता है, और एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया उन लोगों को जो हैंडीकैप हैं, जो इधर देखते हैं उसकी तरफ और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन अनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियन, और ये बात कि इसने बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी है। तो ये था हमारा चैप्टर एवलिन ग्लेनी।